अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दो सवाल कहे थे। स्प्रिंग 17, स्प्रिंग 17 इसी को चेंज करके ना, तो वो लास्ट वीक वाला टेस्ट भी इसी से ही बनाया है। होमवर्क किया है? नहीं। स्प्रिंग 17 जो मसले हैं वो मैं बता रहा हूं, उसके अलावा आपने उसके एक्स्ट्रा कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा। जो पहले पैराग्राफ में लिखा ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, वो अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन होता उसमें भी ऐसे ही है, इसलिए ये सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग में ही मैंने होमवर्क दे दिया। इसमें भी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ही बनता है, तो ये सारी टेक्निक्स वही थी, तो मैंने इसको प्रोसेस कॉस्टिंग में होमवर्क दिया इसलिए आपको। अब ये सारा डाटा है ही एक जॉब का। दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एन ऑर्डर रिसीव्ड। आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कुछ ऐसी मिसाल समझ लें कि जैसे एक बिजनेस है जो स्टैंडर्ड डिजाइन, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफिस चेयर्स, ऑफिस फर्नीचर बनाता है। अब वो बनाए चले जा रहे हैं और शॉप्स पे बेचे जा रहे हैं, ये तो प्रोसेस कॉस्टिंग होगी। लेकिन हो सकता है एक बिजनेस जो अगेन चेयर्स टेबल्स ही बनाता है, लेकिन ऑर्डर पे, जैसा डिजाइन जैसी क्वालिटी उस हिसाब से बनाता है। कपड़ों की मिसाल ले लेते हैं, चलें। दर्जी वो भी कपड़े सी रहा है, और उसके अलावा जो रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप होती है, इनमें भी किसी ना किसी ने तो कपड़े सिए ही होते हैं ना। तो वो बिजनेस जो स्टैंडर्ड साइजेस, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड डिजाइन के कपड़े सिए चले जा रहा है, तो वो तो प्रोसेस कॉस्टिंग शायद लगा रहा हो। लेकिन ये अगर बिजनेस दर्जी है, मेरे तो दर्जी बेचारे ने कहा प्रोसेस कॉस्टिंग लगानी है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें और ये जो रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, क्या फर्क होगा मेन है? जो दर्जी है वो जब ऑर्डर आएगा, जिन साइजेस का ऑर्डर आएगा, जिस क्वालिटी जिस डिजाइन का आएगा, वो उसके मुताबिक बनाएगा। तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी इसी प्रोसीजर से गुजर रहा होगा, लेकिन वो हर ऑर्डर के मुताबिक, तो इनको जॉब ऑर्डर्स कहते हैं। तो इसी तरह हमें एक कस्टमर से ऑर्डर मिला, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एन ऑर्डर। The following information pertains to an order. अब डेटा इसी ही का है सिर्फ, तो वर्क इन प्रोसेस भी सिर्फ इसी का बनाना है। चूंकि ऑर्डर मिला ही 1 दिसंबर को है, यही वजह है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कोई नहीं है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया 0। इनपुट पता नहीं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना, 680। इस कस्टमर ने 6000 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर दिया है। अगर इसमें से कोई भी ना बनाया होता, कोई काम ही ना हुआ होता, तो प्रोसेस अकाउंट में क्या आता? कुछ भी नहीं, खाली। तो इसका मतलब प्रोसेस अकाउंट में वो आना है जो काम हुआ है। तो 6000 का ऑर्डर दिया है, होता रहे, हमने प्रोसेस अकाउंट में वो चीजें लिखनी है जो बनी है। तो बनी है 3200 यूनिट्स, तो इस 6000 का कुछ भी नहीं करना। 3200 यूनिट्स बने, ये बन के कहां गए? फिनिश गुड्स के स्टोर में। अब उस फिनिश गुड्स के स्टोर से आगे कस्टमर को जितने दे दिए, इसका प्रोसेस अकाउंट से क्या ताल्लुक है? तो इसलिए इस 3000 का भी कुछ नहीं करना, सिर्फ 3200 है जो आउटपुट है। ये 3200 और 3000 वाली बात में कोई कंफ्यूजन? 3000 वो है जो फिनिश गुड्स के स्टोर से कस्टमर तक पहुंचा दिया, तो प्रोसेस से तो 3200 आउट हो गया ना, तो प्रोसेस में तो 3200 आउटपुट आएगा। यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ये एक्चुअल लॉस है कि नॉर्मल लॉस है? ये एक्चुअल है। यूनिट्स रिजेक्टेड, ये एक्चुअल लॉस है।
नॉर्मल लॉस के बारे में एडिशन इंफॉर्मेशन, सेकंड बुलेट पॉइंट, यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो इंस्पेक्शन स्टेज हो गई 100%। नॉर्मल रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, यानी 10% ऑफ आउटपुट। तो अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट दिया हुआ, कल परसों भी शायद बात हुई है, तो फिर एक्सपेक्टेड यूनिट्स नहीं निकालते, बस आउटपुट पे लगाते हैं। तो इस 3200 पे ही 10% लगाएंगे और ये 320 आ जाएगा। और ऊपर अभी बता के गुजरा यूनिट्स रिजेक्टेड, तो ये एक्चुअल लॉस है। तो अगर एक्चुअल 120 है, नॉर्मल 320 है, तो एबनॉर्मल गेन। अब इसको बैलेंस करेंगे तो फिर ये इनपुट बनेगा। ये इसमें यूनिट्स वाला एक थोड़ा बहुत ट्रिकी पॉइंट था। बाकी आगे वर्किंग्स, ईपी, कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन, इनमें कोई और एतराज परेशानी है तो बताइए। स्प्रिंग 17 पार्ट ए जी। क्यों लग रहा है ऐसा? ये शैतान के वसवसे हैं। क्यों लग रहा है कि ये ओपनिंग है? The following information pertains to an order received on 1st December। तो जब ऑर्डर मिला ही 1st दिसंबर को है, तो फिर 30th नवंबर को तो कुछ नहीं था ना। हाँ, तो वो जो 6000, चलो फर्ज कर लें ये इनपुट है भी, तो ये बीडी तो नहीं है ना, तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस तो नहीं है। और अगर आप कहें कि 6000 इनपुट है तो 3200 आउटपुट है, या इस पे भी डाउट है? ये आउटपुट है। अब अगर आप यहां पर 6000 लिख दें, अज्यूमिंग कि ये इनपुट है, 680 गिवन है, 120 क्लियरली गिवन है, 3200 गिवन है, तो बाकी किधर गया? तो ये तो टैली नहीं होता। तो इसलिए अगर ये शक लग भी रहा है कि 6000 इनपुट है, तो नहीं है इनपुट। बाकी अंग्रेजी से भी ऐसा कोई नई बात आ रही कि 6000 इनपुट है, क्योंकि अगर 6000 सारा इनपुट कर दिया होता और बनाए 3200 होते, तो बाकी फिर क्लोजिंग होते ना, तो फिर वो 680 तो ना होते फिर। तो इसलिए 6000 जस्ट उसका ऑर्डर है कि कितने यूनिट्स उसने टोटल मांगे हैं, उसमें से 3200 हमने बना के 3000 उनमें से दे दिए, बाकी अगले महीने। पार्ट ए में कोई और मसला जी? तो बात सिर्फ थोड़े से ज्यादा डिफरेंस की तो नहीं है। ये जो ऊपर 8 लाख है, ये क्या है? ये एक्चुअल है। ये तो लिखा हुआ है पॉइंट 2 में, एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ। तो ये तो एक्चुअल है, तो हमने एक्चुअल तो नहीं, हमने तो अप्लाइड लेने होता है जी। 3200 में से नहीं है। क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा होता है, पूरे महीने प्रोसेस चलता रहता है। पार्ट ए डन। पार्ट बी, एक्चुअल आवर्स कितने? 6320। OAR कितना? 120 12। इस 120 को 6320 से मल्टीप्लाई करें तो 758400। अप्लाइड, ये वो जो चैप्टर पढ़ा था ना ओवरहेड वाला, तब बताया था, रिवीजन के तौर पे दोबारा सुन लें बात। अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने साल के शुरू में एक स्टैंडर्ड बना लिया था 120,
क्या होता है ये OAR? इस स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने ये तय कर लिया कि अब जब भी लेबर कभी काम करेगी तो जो 1 घंटा काम होगा तो 120 के ओवरहेड्स आया करेंगे। ये साल के शुरू में, महीने के शुरू में एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब महीना एक्चुअली गुजर गया और असल में 6320 आवर्स काम हुआ। ये जो एक्चुअल काम हुआ, इतने काम के करने के लिए इस स्टैंडर्ड के मुताबिक इतने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे। ये अप्लाइड है। जरा 120 OAR। 120 OAR का कॉन्सेप्ट ये है कि साल के शुरू में स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि जब भी वर्कर काम करेंगे तो 1 घंटा लेबर काम करेगी तो इतने ओवरहेड होंगे, हुआ करेंगे। अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितना एक्चुअल काम हुआ उतने काम के लिए इस स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे। ये अप्लाइड FOH है। जबकि एक्चुअली कितने हुए, एक्चुअल FOH। तो अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सोचा हुआ था, जब असल में एक्टिविटी हो जाएगी तो स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने खर्चे होने चाहिए थे, इसको अप्लाइड कहते हैं। और अंडर ओवर अप्लाइड का फार्मूला तो खैर क्या रट्टा लगाना है, अप्लाइड एक्चुअल से कम है तो अंडर अप्लाइड, अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड। डबल एंट्रीज वाले चैप्टर जिसमें सिर्फ पहला पेज ही पढ़ाया था आपको, उसमें एक एंट्री थी, एंट्री नंबर शायद 12 या 11 होगी। डबल एंट्रीज वाला चैप्टर कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, चले होगी एंट्री, होगी एक 11 या 12 थी उसमें। अगर आराम से मिल गया पेज तो ठीक है, पुराने बक्से ना खोलने लग जाए, कोई बात नहीं। अगर अंडर अप्लाइड FOH है तो अंडर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH कंट्रोल क्रेडिट, और अगर ओवर अप्लाइड है तो FOH कंट्रोल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। लेकिन इस सवाल के पॉइंट नंबर पहले बुलेट पॉइंट में कह दिया था कि P&L को चार्ज करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह P&L आ जाएगा। यहां पर एक थोड़ा सा इख्तलाफ है बस मेरा ICAP के सोल्यूशन से। ICAP के सोल्यूशन में इन्होंने एक्चुअल की भी एंट्री की, अप्लाइड की भी एंट्री की और अंडर ओवर अप्लाइड की भी एंट्री की। जबकि रिक्वायरमेंट मुझे तो ये समझ आ रहा है कि रिक्वायरमेंट सिर्फ अंडर ओवर अप्लाइड की है, तो मेरे हिसाब से अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री होनी चाहिए थी बस। तो मेरे ख्याल में तो अंडर ओवर अप्लाइड ही होनी चाहिए। और बाकी जो लॉसेज और गेन्स की एंट्रीज हैं ये तो वो सारी हैं। इसमें आई सजेस्ट, जो कि ICAP के सोल्यूशन में नहीं थी लेकिन आई एडवाइस के कर देनी चाहिए, जो मैंने आखिरी कैश वाली एंट्री की हुई है, क्योंकि वो भी लॉसेज ही से रिलेटेड है ना, स्क्रैप बेच रहे हैं, तो मेरा मशवरा है कि कर देनी चाहिए, वरना आगे स्प्रिंग किस में भी नहीं की हुई ICAP ने। हाँ, तो बेहतर है कर देनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों ने ऑनलाइन वालों में से, आज क्या तारीख है, 2 दिसंबर और सुबह तकरीबन 10 बजे के बाद वो PDF फाइल खोली थी जो मैंने लेक्चर 43 कह के रखी हुई थी, वो मैंने ठीक अपडेट कर दी थी। जो उससे पहले खोल चुके थे वो भी और आप लोग भी 1-2 वर्ड्स ठीक कर लें, अमाउंट्स ठीक है, 1-2 वर्ड्स ठीक कर लें। एक तो आखिरी एंट्री में आए सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन की बात करो। आखिरी एंट्री वो नॉर्मल लॉस नहीं है, स्क्रैप इन्वेंट्री। आखिरी एंट्री वो नॉर्मल लॉस का वर्ड नहीं सही है, जी मैं वही बता रहा हूं। एक आखिरी एंट्री में क्रेडिट हुआ है नॉर्मल लॉस, जो मैंने कल सॉल्यूशन दिया था उसकी बात कर रहा हूं। आखिरी एंट्री कैश डेबिट, तो नॉर्मल लॉस का वर्ड नहीं सही, स्क्रैप इन्वेंट्री का वर्ड आना चाहिए। एक ये ठीक कर लें, और एक एबनॉर्मल गेन वाली एंट्री है, उसमें एबनॉर्मल गेन की अमाउंट ठीक है, वो ब्रैकेट में 200 × 150 लिखा हुआ वो नहीं है। इसी से जस्ट ऊपर वाली एंट्री एबनॉर्मल गेन के साथ जो ब्रैकेट में 200 × 150 लिखा है वो नहीं है, कुछ फिगर्स आगे ठीक है, बस वैसे ही वो कॉपी करते करते। तो ये पहले जो प्रिंट निकाल चुके हैं या ऑनलाइन वाले जो पहले डाउनलोड कर चुके होंगे, प्रिंट निकाल चुके होंगे, ये 2 छोटी छोटी करेक्शंस कर लें।
अच्छा, अब ये जो मैंने एक दफा आपको ना एक बात समझाई थी, ये हुआ है, मैंने आपको एक दफा कहा था कि आईकैप के सॉल्यूशंस में गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि काफी सारी फाइल्स, उनमें से कौन सी फाइल दी थी, कौन सी फाइल अपलोड हो गई, तो ये वही हुआ। मैंने अपने पास ये जब अपडेट की हुई थी तो पीडीएफ मैंने वो पुरानी वाली फाइल का बना दिया, हालांकि पिछले सेशन में मैंने एडजस्ट कर ली थी, तो वही अपलोड कर दी, वही आप लोगों को दे दी। तो इसलिए ना आईकैप के सॉल्यूशन में जो गलतियां होती हैं वो इसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां होती हैं, कि फाइनल फाइल हुई होती है लेकिन गलती से वो पुरानी वाली फाइल आगे दे देते हैं अपलोड करने के लिए। डबल एंट्रीज में बताएं, कुछ पूछना है तो क्या हुआ? नहीं होती ना, नहीं होती। देखें, जो आईकैप की मार्किंग का सिस्टम है उसकी क्वालिटी अच्छी ही है, और इसके अलावा कोई असम्पशन भी नहीं है हमारे पास, उसकी क्वालिटी अच्छी ही होती है। जितने वो मैयर्स ले रहे हैं वो बेहतर से बेहतर की तरफ ही हो रहा है मामला। ये जो पेपर, जो सॉल्यूशन वेबसाइट पे अपलोड होता है, ये जरूरी नहीं है कि ये वही फाइनल फाइल है जो अब अपडेटेड थी, और ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि कंफर्म ऐसा ही होता है कि अल्टरनेटिव्स होते हैं कई सवालों के, उन्होंने बस कोई एक उठा के अपलोड किया होता है। तो आप जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे तो वो मार्क सही होगा। स्प्रिंग 17 में कोई और परेशानी? स्प्रिंग 17 स्प्रिंग 21 में कोई मसला अगर है तो पहले शर्म करिएगा, उसके बाद फिर पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। स्प्रिंग 21 एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, और अच्छा, ये सवाल ना पेपर में कोई एक आधा टॉपिक अगर को बहुत मुश्किल भी हो जाता है ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाकी टॉपिक्स हल्के कर देते हैं। तो उसमें जो आगे बजटिंग और वो बहुत टफ था, तो इसलिए ये हल्का था। है? तो बजटिंग खत्म हो गई तो मुश्किलें तो नहीं खत्म हो गई अभी, तो वेरिएंस मुश्किल है, डिसीजन मेकिंग मुश्किल है जी। नहीं भाई, ये तो बड़ी दफा कही है बात, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उसमें आपकी कोई वर्किंग, कोई कैलकुलेशन गलत हो गई है, उसका इफेक्ट आगे जहां जहां जाएगा न्यूमेरिकली वो सब गलत है, लेकिन वो नहीं माना जाएगा गलत, सिर्फ उस वर्किंग के नंबर कटेंगे। अब आप ही की उस गलत फिगर को लेके वो आगे चलेंगे। अगर आपने उस गलत फिगर का इस्तेमाल आगे सही किया हुआ है तो आगे सारे नंबर मिलेंगे। ऑफिशियल रूल तो यही है। अब पेपर मार्क करने वाले की ईमानदारी कितनी है वो उसका और अलग मामला है, लेकिन ऑफिशियल रूल यही है। क्या जी? ये मुझे नहीं पता, होता होगा, यकीनन होता होगा, होते हैं, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना इसके एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, तो इसलिए मुझे उसकी डिटेल नहीं पता कि रिव्यू होता है क्या होता है, लेकिन मेरा गुमान है कि रिव्यू भी होता है, और एक और टर्म होती थी, मुझे वो टर्म भूल गई है। नहीं, रीचेक नहीं, बहरहाल होता ही है, और वो रिव्यू टाइप एक और चीज होती है, और नहीं ना, बस होता है कुछ अच्छा ही होता है, रिव्यू होता है। स्प्रिंग 21 में कुछ नहीं पूछना, क्योंकि मेरे पास उसमें कुछ है नहीं ऐसा जो मैं सबको बताऊं, मेरे ख्याल में तो ठीक है। और आपने अच्छा, हाँ, मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि एक और एंट्री होनी चाहिए, बल्कि हाँ यार, पूछना चाहिए था ये, सुबह क्लास में किसी ने पूछा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये पूछने वाली बात है। नहीं, शर्मिंदा नहीं किया, वो असल में अगर आपने खुद सॉल्व किया हो तो कोई मसला नहीं होगा। जिन लोगों ने देखना ही सोल्यूशन, एबनॉर्मल गेन की क्या क्या एंट्रीज होती हैं? वर्क इन प्रोसेस, डेबिट, नॉन क्रेडिट। अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट, जो कि निकली होगी 21, ठीक है ना, थाउजेंड्स में थे ना सारे। फिर इसके बाद एबनॉर्मल गेन डेबिट, स्क्रैप इन्वेंट्री किस अमाउंट से? 800 इंटू, और बाकी 18। तो आईकैप के सॉल्यूशन में ना इसको भी कंपाउंड करके ये किया हुआ, कर सकते हैं। तो जिन्होंने देखा ही सिर्फ सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन को
देख के समझने की कोशिश की होगी तो उसको लगा होगा कि ये शायद कोई नई एंट्री आ गई। और इसमें जो स्क्रैप सेल करने की एंट्री है, आई सजेस्ट कि वो भी होनी चाहिए। तो अगर वो भी कर लें तो कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट 1000 यूनिट्स बेचे हैं 400 के। 1000 कैसे? 1800 नॉर्मल है, 800 एबनॉर्मल गेन है, तो असल में तो 1000 है। जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। ये टेस्ट नहीं हुआ 3 अटेम्प्ट से, तो इस दफा चांसेस के बहुत ज्यादा। कभी नहीं कह रहा, 3 अटेम्प्ट से बात। जी बिल्कुल है। हाँ जी है। पहले जॉइंट प्रोडक्ट्स कराता हूँ। जॉइंट प्रोडक्ट्स की मिसाल ऐसे है कि ये जो वो पैक्ड दूध होता है, ये नेस्ले ऑलप्रोस वगैरह मिल्क पैक, इनके जितने भी प्रोसेस होते होंगे, खैर आपकी कौन सी कंपनी है मेरी कौन सी है, बस मिसाल बना लेते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें इनपुट फ्रेश मिल्क है और इससे वो उबालने के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक तो मिल्क ही है, फिर इसके अलावा चूंकि उबालने से वो क्रीम बन जाएगी तो फिर वो भी एक प्रोडक्ट बन गया। ये चलें 2 ही काफी हैं। तो इस प्रोसेस में इनपुट एक ही टाइप का मटेरियल था, लेकिन जो आउटपुट है वो अब अलग अलग पहचान वाले प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट हैं, यानी इनको भी बेचा जाता है, अपनी पहचान है इनकी, तो इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। जिस प्रोसेस का आउटपुट एक से ज्यादा तरह की चीजें हो गई और उससे पहले जो इनपुट था वो कोई एक ही चीज थी, या हो सकता है 2-3 केमिकल भी मिले हों, लेकिन आउटपुट अब एक से ज्यादा चीजें हैं, तो इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। हो सकता है कि ये दोनों उसी वक्त सेल हो जाते हो,
ये भी हो सकता है। और इसकी एक और मिसाल ऐसे भी हो सकती है कि कुछ केमिकल्स रॉ फॉर्म में, जैसे क्रूड ऑयल होता है, कुछ केमिकल्स इनपुट हैं, वो खास केमिकल है, और इस केमिकल से आगे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एक बन रहा है केमिकल बी और एक कंपाउंड बन रहा है जो ये तो फौरन सेल हो जाता है और ये आगे एक और प्रोसेस में चला जाता है और वहां से ये लेट से पेंट बन के निकलता है। ऐसी अजीब से प्रोसेस बना ली मैंने। समझाने की बात ये है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्रोसेस का आउटपुट अगर एक से ज्यादा तरह की चीजें हों तो वो जॉइंट प्रोडक्ट है। हो सकता है दोनों ही सेल करने की हालत में हो सकता है कोई एक या दोनों, अच्छा दो भी नहीं, 3-4 भी हो सकते हैं, उनमें से कोई फर्दर प्रोसेस भी होना हो। अब जैसे मैंने इस मिसाल में इसको तो फौरन सेल करने की पोजीशन में है, इसको मैंने कहा है कि फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एक और प्रोडक्ट बनेगा। तो ये और ये प्रोसेस 1 के एतबार से जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। आगे जो भी होना है, अब इनके रास्ते अलग हैं। प्रोसेस 1 के कॉन्टेक्स्ट में इनको जॉइंट प्रोडक्ट कहा जा रहा है, अब आगे इनके रास्ते अलग हो चुके हैं। तो अब ये जॉइंट प्रोडक्ट सिर्फ प्रोसेस 1 के कॉन्टेक्स्ट में ये जॉइंट प्रोडक्ट कहला रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है जॉइंट प्रोडक्ट का जी। यानी अभी आउटपुट नहीं हुआ, ये होंगे मतलब वो ओवरहेड वगैरह सब होंगे, कन्वर्जन होगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हो सकता है 2-3 तरह के मटेरियल डलते हों, यानी आप कह रही केमिकल के साथ कुछ और मटेरियल भी डलते होंगे। अच्छा हाँ हाँ, इस प्रोसेस के इनपुट्स की हद तक इनकी पहचान नहीं थी, इनकी अलग अलग पहचान नहीं है। प्रोसेस जब तक चल रहा है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, लॉस, वो सब ये हैं। या अगर 2-3 तरह के केमिकल डाले थे तो जॉइंट प्रोडक्ट आउटपुट को तोड़ा हुआ है। क्या वर्क इन प्रोसेस भी ये इन दोनों में टूटा हुआ हो सकता है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही आउटपुट का है। जॉइंट प्रोडक्ट आउटपुट ही है, वर्क इन प्रोसेस नहीं है ये दो, क्योंकि इन दोनों की पहचान ही प्रोसेस से आउट होने के बाद है। जिस प्रोसेस का ये आउटपुट है उस प्रोसेस के लिहाज से ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। वरना हो सकता है ये प्रोसेस 3 होता, हो सकता है उससे पहले भी कोई 2 प्रोसेस होते, उसमें मटेरियल इन होता, पार्शियली उसकी प्रोसेसिंग होती, फिर एक और प्रोसेसिंग होती, फिर तीसरे में आके 2 टुकड़े होते। तो जिसका आउटपुट एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है उस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में ये जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या हुआ? प्रोसेस 1 के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं, प्रोसेस 1 से लेना देनी कोई नहीं इसका। अच्छा हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट इनपुट क्या है जो उसका ट्रांसफर आउट है, यानी ये वाला, ये वो नहीं, ये यानी अगर हम इसकी बात करें ना तो ये इस प्रोसेस से निकल के इस प्रोसेस में चला गया। लेकिन इसको जॉइंट प्रोडक्ट, केमिकल बी को जॉइंट प्रोडक्ट, इसको जॉइंट प्रोडक्ट, ये प्रोसेस 1 के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा। यानी इनकी जो भी हमने कैलकुलेशंस करने लगे हैं वो प्रोसेस 1 को सामने रख के हो रही होंगी। जॉइंट प्रोडक्ट्स अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? मसला ये होगा कि चूंकि ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी अपनी अपनी कॉस्ट भी पता हो, लेकिन अभी तक कॉस्ट तो सब इकट्ठी लगी हुई है। मटेरियल इनका कंबाइंड है, कन्वर्जन कंबाइंड है, तो हमें कुछ ना कुछ रेशो लगा के तोड़ना पड़ेगा ना। ये दोनों किस में से हैं? आउटपुट में से कि वर्क इन प्रोसेस में से कि इनपुट में से? आउटपुट में से। तो अगर हमें इनकी कॉस्ट जाननी है तो कुछ टोटल होगा जिसको तोड़ना होगा। तो वो टोटल कौन सी कॉस्ट होगी जिसको तोड़ना होगा? वो जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाला करते थे, चाहे 5 हो चाहे वेटेड एवरेज। तो जो आज तक पढ़ा था ये उससे आगे है। यानी हमें इसका सवाल अगर आएगा, इनकी कॉस्ट निकालनी होगी, तो जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड पहले सीख के आए थे वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद फिर उसको तोड़ेंगे जो आज सिखा रहा हूं। ये बात अंग्रेजी में लिख देता हूं।
ये जो भी बात बताई है ना वो अंग्रेजी में लिख के दे रहा हूं। पहला काम ये होगा कि जो अब तक सीखा था उसके मुताबिक कॉस्ट ऑफ आउटपुट निकाल के, यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालेंगे जैसे अब तक पढ़ा है। अगर ये जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोसेस 1 का ही आउटपुट होंगे तो जो अब तक सीखा था प्रोसेस 1 वो मेहनत टेस्ट हो रही होगी। अगर ये किसी प्रोसेस 2 का आउटपुट होंगे तो जो प्रोसेस 2 में आज तक मेहनत सीखी थी वो होगा। जितना भी आज तक पढ़ा उसके मुताबिक कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स एक बार निकल आए, उससे आगे आज सिखाने लगा। Now allocate this total cost of completed units to joint products in one of the following ratios. अब हमने जो cost of completed units निकाल लिया उसको अगर बांटना है तो किसी रेशो में ही बांटेंगे ना, तो वो ये दो बताऊंगा, इन दोनों में से कोई एक होगी। इसे आगे लिख रहा हूं। किस रेशो में बांटना चाहिए प्रोडक्ट्स में? प्रोपोर्शनेट तो करना है, प्रोपोर्शनेट का मतलब रेशो में बांटना होता है। किस रेशो में? नहीं गिवन तो फिर यूनिट्स की रेशो में। तो एक तरीका है कि यूनिट्स की रेशो में बांट दें, लेकिन ये एक बकवास तरीका है, अनफेयर तरीका है। एक और तरीका भी है और वो है एनआरवी। वो क्या होती है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक तरीका है और एक और तरीका भी सस्पेंस अभी मैं लिखता हूं। जितनी कॉस्ट किस पे आई हो वही तो पता करना है, हमें टोटल पता है ना, उसी को तो तोड़ना है। तो दूसरा भी एक तरीका है, और अगर आपको ये दोनों बताए हुए हैं तो सवाल वाले को बताना चाहिए कि इनमें से कौन सा, और अगर नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट ये है। ये है क्या ये भी आता है थोड़ी देर तक। अगर दोनों का डाटा है तो बाय डिफॉल्ट ये, और अगर इसका डाटा नहीं, डाटा ही उसका है, तो मजबूरन फिर वही तरीका लगेगा। सवाल लिखें।
है, बनाता हूँ ना, बनाता हूँ। पॉइंट 2 में कितनी जगह लगेगी? एक लाइन लगेगी बस, बस ये हो गया पूरा। नहीं पेज नहीं छोड़ दे, एक लाइन लगेगी सिर्फ, बस ये अंग्रेजी इतनी ही बतानी थी। अब आगे सवाल लिखिए। अच्छा, क्योंकि मैं अब ये सवाल मेनली यही चीज सिखाने के लिए करा रहा हूं, तो ये मैं खुद बता रहा हूं। अदरवाइज तो जो सवाल होगा उसमें आपको पहले पूरा वो जो अब तक सीखा था वो फॉलो करके ये निकालना होगा, उसके बाद इस पे आएंगे। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूं क्योंकि सिर्फ ये चीज सिखा रहा हूं फिलहाल। तो वो फॉलोइंग जो भी है, फॉलोइंग लेटर रेज टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे है, जो मर्जी लिख लें, जो मर्जी लिख लें। आउटपुट जॉइंट प्रोडक्ट ए 3000 यूनिट्स और जॉइंट प्रोडक्ट बी 5000 यूनिट्स। आउटपुट बताया है, दो जॉइंट प्रोडक्ट्स बने हैं, ए बने हैं 3000 यूनिट्स और बी बने हैं 5000 यूनिट्स। ये आउटपुट है इसका। टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 950,000, 9.5 लाख रुपए, 950,000 रुपीज। ये मैंने ये फिगर बता दी। रिक्वायर्ड है नंबर 1 एलोकेट जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, जॉइंट कॉस्ट ऑफ, ये जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है ना, ये जॉइंट कॉस्ट है इसको, क्योंकि दोनों की कंबाइन है ना ये, तो इसलिए जॉइंट कॉस्ट। एलोकेट जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स टू बोथ प्रोडक्ट्स, टू बोथ जॉइंट प्रोडक्ट्स। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो कॉस्ट एलोकेशन कर लेते हैं। ए के हिस्से में इस 9.5 लाख में से कितना? अच्छा, मैंने आपको इसका डाटा बताया, इसका डाटा बताया मैंने? क्या बताया? वो पता ही कुछ नहीं बताया। तो चूंकि इसका डाटा नहीं बताया तो फिर हमें जब मैंने आपको उसका डाटा ही नहीं बताया, डाटा ही सिर्फ उसका है, तो फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है नहीं बताया, डाटा कह रहा हूं नहीं बताया, तो फिर यूनिट्स प्रोड्यूस की रेशो में, यानी किस रेशो में? क्या रेशो है? 3000 डिवाइडेड बाय 8, बी 5000 बाय 8000, 356250 593750। ये अब 9.5 लाख को तोड़ लिया है, तोड़ लिया। हाँ, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? तो अब इनको पर यूनिट बनाएं। कैसे? कॉस्ट पर यूनिट बना लेते हैं, इनको अपने अपने यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। ए के लिए 356250 को किससे डिवाइड करूं? 3000 से। 118.75। बी के लिए 593750 को 5000 से डिवाइड, इसका भी यही आ रहा। ये इत्तेफाक से आ गया या बराबर ही आना चाहिए था? बराबर ही आना चाहिए था।
यानी जॉइंट प्रोडक्ट्स की पर यूनिट कॉस्ट सेम ही हुआ करेगी। इत्तेफाक से आया। अच्छा, क्यों बराबर आना चाहिए? क्यों आ गया बराबर? दोनों को इक्वली एलोकेट किया। इनपुट एक ही है तो वो तो हमेशा एक ही होगा। प्रोसेस सेम है तो जॉइंट प्रोडक्ट तो प्रोसेस सेम से ही होंगे। इसका मतलब हर जॉइंट प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट सेम होनी चाहिए फिर। जी जी, क्या 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 क्या? हाँ, तो जो आंसर आया था उसको दोबारा 3000 डिवाइड कर दिया और जब हमने प्रोडक्ट बी की डाली है तो हमने 5000 की बेसमेंट कर दिया, मतलब हमको 5000 डिवाइड करने का आंसर इक्वल आएगा क्योंकि जो मेन फैक्टर 9 है तो वो सेम अगर इसका लॉस का पार्ट क्योंकि तो इसका मतलब है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स की हमेशा पर यूनिट कॉस्ट सेम हुआ करेगी। अगर तो क्या हुआ? वो तो 9.5 लाख में हो गया जो होना था। इस मेथड में सेम आएगा है? हाँ, लेकिन क्यों? हाँ जी बिल्कुल, इसको न्यूमेरिकली बताता हूँ। ये सब सही कह रहे हैं जो 2-3 लोगों ने कैलकुलेशन का कहा है, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना कि चूंकि ओवरहेड्स भी इकट्ठे लग रहे होंगे, मटेरियल भी इकट्ठा होगा, फिर तो जॉइंट प्रोडक्ट हमेशा एक ही जैसी कॉस्ट हुआ करेगी। तो ये रीजन नहीं है। न्यूमेरिकली बताता हूँ। इसको 8 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब हमने 8 से डिवाइड किया हुआ है। इसको 8 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई करके 5, मतलब 8 से डिवाइड किया। तो हमने कैलकुलेट ही ऐसे किया हुआ है। हमने क्या किया? हमने ये अगर 5 और 3 को मल्टीप्लाई छोड़ दें तो हमने क्या किया हुआ है? 9.5 लॉग डिवाइडेड बाय, तो हमने सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया और सबको बराबर बांट दिया, 8000 टुकड़े कर दिए। तो वही इसके लिए भी है, वही इसके लिए भी है। तो जब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड में बांटा होगा तो हर जेपी की पर यूनिट कॉस्ट सेम ही होगी। बात आप लिख लें, ये आगे काम आएगी कहीं ना कहीं। नहीं समझ आया दोबारा सुन लें, नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लें। एक खानदान के बच्चे 5 हैं, दूसरे खानदान में 3 हैं। दादाजी ने उन 8 बच्चों को लाइन में खड़ा किया और 800 रुपए उन सब में बांट दिए। 100 मिल गए सबको। अब वो जो एक घर के 5 बच्चे थे वो अपने 100 लेके अलग हो गए, जो एक घर के 3 थे वो 300 अपने लेके अलग हो गए। अब वो जो 5 अलग हुए हैं उनमें से हर एक को कितना मिला हुआ है? 100। वो जो 3 अलग हुए हैं हर एक को 100। तो बराबर कैसे हो गया? क्योंकि बांटते हुए सब 8 को बराबर बांट दिए थे। तो हमने इस कॉस्ट को बांटते हुए सब 8 में बराबर बांट दिए। जब इसको 8 में बांट रहे हैं इसका मतलब हम कह रहे हैं सब एक जैसे, तभी तो हर एक की कॉस्ट पर यूनिट एक जैसी। ये तो बीच में अब एक स्टेप बन गया कि पहले 3000 से मल्टीप्लाई किया, टोटल आया, फिर उस टोटल को 3000 से डिवाइड कर दिया, तो वही 118 ही आना था। लिखने को ये कह रहा हूं कि अगर कॉस्ट एलोकेट करने का ये वाला रेशो है, अगर ये वाला रेशो इस्तेमाल हुआ तो फिर हर जेपी की पर यूनिट कॉस्ट एक ही होगी। जेपी मैंने एक बहुत मुश्किल टर्म बोली है जिसको इंटरप्रेट करने में बड़ा मुश्किल हो रही है। जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट। मैंने सवाल में बताई नहीं ना। हाँ अच्छा, 1 मिनट बस ये बात लिख लेना सारे जो लिख रहे थे, फिर करता हूँ उस पर बात। जो बात अभी लिखवाई है पहले वो लिख लें सारे। हाँ जी बोले। प्रैक्टिकली इनके ऊपर कैसे आ रही है, मतलब ये तो ये प्रैक्टिकली क्यों डिफरेंट है कॉस्ट, मतलब उनके ऊपर कॉस्ट। अच्छा बता दो। लिख लिया? yes, जिनको अभी तक अल्फाज नहीं मिल रहे दोबारा बता देता हूं। हम जब यूनिट्स प्रोड्यूस की रेशियो में बांटेंगे और उसके बाद हर जॉइंट प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो सबकी सेम ही होगी। ये हमेशा ऐसे ही होगा।
इस मेथड में अनफेयर क्या है वो बताता हूं। अब आप बोलिए जो कह रहे थे। बिल्कुल महंगा बिकता होगा, सही है, बिल्कुल अनफेयर है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए इन दोनों पे इंडिविजुअली कितनी कितनी कॉस्ट आई है ये हमें क्यों नहीं पता चल पा रहा एग्जैक्टली, क्योंकि इकट्ठे बन रहे थे। आलू अंडे पक रहे हैं हांडी में, तो उस आलू पकने में कितनी गैस लग रही है और अंडे पकने में कितनी गैस लग रही है, बराबर लग रही, क्योंकि है नहीं, दोनों बराबर डले थे, दोनों बराबर डले थे। तो अगर है जो प्रोसेस है वो कंबाइन है। कंबाइन इस तरह कह रहा हूं कि इन जॉइंट प्रोडक्ट्स के बनने का जो प्रोसेस है उसका इनपुट भी एक जैसा ही है। ऐसा नहीं कि ए का इनपुट और है बी का और है, ओवरहेड सब एक ही लग रहे हैं क्योंकि प्रोसेस मशीन एक है। तो इसलिए एग्जैक्टली इनकी अपनी अपनी कॉस्ट पता चले नहीं हो सकता क्योंकि कंबाइन कॉस्ट लग रही है। हमें ही बांटनी है जो बांटनी है। अब हमें जो बांटनी है इस तरीके का मतलब यह हुआ कि हमने हर एक को बराबर कॉस्ट दे दी। अगर ऐसा होता, जो कि यकीनन होता होगा, कि ये महंगा बिकता है ये सस्ता बिकता है, तो जब इन दोनों की प्राइसेस फर्क हैं, इसने महंगा बिकना है इसने सस्ता बिकना है, तो फिर इसके साथ नाइंसाफी है इसको ज्यादा कॉस्ट बांट देना। जो ज्यादा महंगा बिकता है उसको ज्यादा कॉस्ट मिलनी चाहिए। चलें इसी मिसाल में मैं बताता हूं। ए लेट से कि 800 रुपए का बिकता है और बी बिकता है 200 रुपए का, तो ये महंगा बिकता है तो कॉस्ट ज्यादा इनको एलोकेट होनी चाहिए ना। तो फिर ऐसा करते हैं कि 9.5 लाख को 800 और 200 की रेशो में बांट देते हैं। बात फिर वही आ जाएगी। मैंने कहा कि 9.5 लाख को 800 और 200 की रेशो में बांट लेते हैं, अभी भी सेम आ जाएगी क्या? डिफरेंट आएगा आंसर, डिफरेंट आएगा भाई, आंसर आएगा डिफरेंट। मैंने पूछा ये है कि इस 9.5 लाख को अगर हम यूनिट्स की रेशियो में बांट रहे थे ना तो उसका रिजल्ट ये निकल रहा था। तो इनफैक्ट हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि बस दोनों एक जैसे हैं, बराबर कॉस्ट की हैं। फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि जिसने ज्यादा पैसे कमा के देने हैं उसकी कॉस्ट भी ज्यादा। देखें क्या वाकई इनकी इतनी इतनी कॉस्ट आई है? नहीं, कॉस्ट इन सबकी कंबाइंड है, हम नहीं बांटनी है जो बांटनी है। तो फिर हम जो बांटें तो फेयर बांटें। तो जो महंगा बिकता है, जो ज्यादा पैसे कमा के लाके देगा, उसको कॉस्ट भी ज्यादा चार्ज होनी चाहिए, और जो कम पैसे कमा के लाके देगा उसको कॉस्ट भी फिर कम चार्ज होनी चाहिए। तो ये 800 रुपए का एक यूनिट बिकता है, ये 200 रुपए का एक यूनिट बिकता है, तो हम इस 9.5 लाख रुपए को 800-200 की रेशो में बांट दें। कोई बुरा नहीं लग रहा, किसी लग रहा है बुरा है? कैसे बांट सकते हैं? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नहीं, आपने कहा कैसे, तो मैं कैसे करके दिखा रहा हूं। अच्छा नहीं, ये नहीं सही। 800-200 की रेशो में ऐसे नहीं बढ़ेगा क्या? ऐसे ही बढ़ेगा। 1 इसको 3 पे बांटें, इसको 5 पे बांटें, तो क्या बराबर आएगी? नहीं, बराबर नहीं आएगी। है ये क्या आ रहा है? 253। चलो ये क्या आ रहा है? 38। तो डिफरेंट ही आ रही है। तो ये सही है, ये सही हो गया काम। परसेंटेज किस चीज की कैसे बताओगे? है अगर खुद ही बता दे तो फिर तो वो सवाल वाले ने खुद बता दिया ना, मैं तो आपको टेक्निक सिखा रहा हूं कि जी नहीं बनी ना 3000 5000, तो गलती है इसमें। क्या बताएं? हाँ नहीं, मैंने तो सिर्फ ये किया है कि मैंने 9.5 लाख को, मैं ये नहीं कह रहा सही किया, पता नहीं गलत किया हो, मैं कह रहा हूं कि 9.5 लाख को 800 और 200 की रेशो में बांट रहे हैं, तो ऐसा ही होगा ना। तो सवाल ये है कि क्या 800-200 की रेशो में बांटना सही है? क्यों नहीं?
नहीं तो फिर कैसे करूं? किस तरह करूं? हाँ नहीं नहीं, इसको रेशो के तौर पे यूज करो। यूनिट से कैसे कर लिया? रेशो थी वो, तो जस्ट एक रेशो थी। हाँ जी यार, ये तो रेशो में बांटने का तरीका है। हाँ जी पक्का 800-200 नहीं रेट चेंज, बस जबान दे दी, नहीं होगा चेंज। अब 800-200 ठीक है जी। अगर कोई प्रोडक्ट है सर उसकी यानी कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो सर वो अगर ज्यादा उसके ऊपर दिख रहा है तो उसमें सर मतलब उसके ऊपर हम फिर कॉस्ट में वो किस तरह से पता लगेगा कि उसकी कॉस्ट उसके ऊपर? यही तो हम जानना, हम यही तो कह रहे हैं कि टोटल 9.5 लाख को इनमें से बांटना है। किस रेशो में बांटे? प्राइस के ऊपर तो उसका नहीं ना पता लगेगा कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट है। बात प्राइस से पता लगने की नहीं है। देखें, हम ना जब किसी एक टोटल अमाउंट को किसी रेशो में बांटते हैं, तो जैसे अगर लेबर कॉस्ट को, लेट्स से इनडायरेक्ट लेबर को या फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी को मशीन आवर्स की रेशो में बांट रहे हैं, तो फैक्ट्री मैनेजर मशीनें चला रहा है? नहीं, फैक्ट्री मैनेजर की तनख्वाह को बस एक रेशो में बांट रहे हैं। तो मशीन आवर्स क्या उस रुपए फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी में शामिल है? लेकिन हम ओवरहेड में बांटा करते थे रेशो के अंदर, तो रेशो तो जस्ट एक रेशो है। तो अगर मैं 800-200 की रेशो में बांट रहा हूं तो ये तो एक मैं रेशो ले रहा हूं। ये जो रेशो ले रही है तो सर जो सेलिंग प्राइस है उसकी वो रेशो ले रहे हैं। हाँ तो सर इससे ये तो नहीं पता लगेगा कि उनके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है, हमने तो कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, कैसे निकालें बताओ? ये गलत है। अच्छा हाँ जी। अच्छा देखें, मेरी बात सुना, ये सारी डिस्कशन का ना मकसद होता है कि आप लोग दिमाग इस्तेमाल करें, सोचें, बताएं। अगर नहीं टाइम्स आया तो मैं तो आपको बता ही दूंगा करना क्या है, लेकिन अभी दिमाग लगाने का कह रहा हूं मैं जी। प्रॉफिट मार्जिन से कैसे? नहीं पता प्रॉफिट मार्जिन, हमें पता नहीं, कॉस्ट तो फिर मार्जिन भी नहीं पता। हाँ जी। अच्छा इसमें हाँ एक और बात, ये हो सकता है आपको कोई गलतफहमी ये लग रही हो कि ये 800-200 हमने कैलकुलेट ही कैसे किया जब कॉस्ट नहीं पता। ये तो मार्केट से पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस होती हैं, डिमांड सप्लाई है। जरूरी नहीं है कि प्राइस जानने के लिए कॉस्ट ही पता हो, ये मार्केट फोर्सेस से भी पता चल सकता है। मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स के कंपैरेटर्स इतने की बेचते हैं, हम भी इतने की बेच लेंगे, तो ये कॉस्ट जाने बगैर पता है 800-200 जी। अच्छा हाँ जी। हाँ तो क्या करना चाहिए? ठीक है क्या करूं फिर? तो अब इसका हल बताओ, क्या करूं? ठीक है शाबाश, ये सुनना चाह रहा था मैं, पता नहीं। मैंने आपको ओवरहेड्स में एक बात बताई थी, बहुत पुरानी बात है, कि जब भी हमने किसी टोटल खर्चे को बांटना है, कभी भी किसी पर यूनिट की रेशो में नहीं बंट सकता। दोबारा ओवरहेड्स में हम टोटल ओवरहेड्स बांट रहे थे, और कुछ सवालों के अंदर कहा था कि इनको मशीन आवर्स की रेशो में बांटना है। तो मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए थे 8-6-4 लेट से, तो 8-6-4 की रेशो में बांट दिया था। फिर क्या किया था? टोटल मशीन आवर्स की रेशो में बांटा था। तो हाँ, सेल की रेशो में ही बांटेंगे, लेकिन सेल प्राइस पर यूनिट की रेशो में नहीं, टोटल सेल वैल्यू की रेशो में। इसकी रीजन समझाता हूं। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि सेल प्राइस का इससे क्या ताल्लुक है, मैं पूरी बात दोबारा समझाता हूं। यूनिट्स की रेशो में बांटने से एंड रिजल्ट क्या निकला? दोनों सेम आ गई ना। क्या ये फेयर है कि हर प्रोडक्ट हमें बराबर कॉस्ट कर रहा है? नहीं, इसलिए फेयर नहीं है कि जो ज्यादा महंगा बिकता होगा उसको फिर ज्यादा कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट हमने खुद बांटनी है, ये हमने खुद फैसला करना है कि 9.5 लाख में से इसको कितना और इसका कितना, या तो पर्चियां डाल लें। अगर ये नहीं तो हमें कोई और साइंसी तरीका लगाना पड़ेगा। तो हमने 9.5 लाख खुद बांटना है। अब ये फेयर नहीं है, आपके घर में आप 2 भाई हैं और उम्र में भी कुछ 10-11 साल का फर्क है, आप 4-4 रोटियां खाते हैं, वो जो 5-6 साल का बच्चा है वो तो कुछ 4 वाले खाए हैं, चले 6-6 रोटियां खाते हैं। तो अब अगर खाना बांटना है उनमें, तो ये फेयर होगा दोनों को बराबर बांट दें, हैं जी? ये फेयर है दोनों को बराबर खाना बांट दें? नहीं। इसी तरह से
इसी तरह से घर का खर्चा है, अब्बा जी ने दोनों बेटों को कहना भी तुमने कमा के लाना है, खर्चा पूरा करना है। एक बेटा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बेटा जो है वो तंदूर पे रोटियां लगाता है, तो कहेंगे कि दोनों बराबर कमा के लाओ। वो तंदूर पे जो वर्कर है उसके साथ ज्यादती वाली बात नहीं है ना? तो दोनों को बराबर खर्चा एलोकेट होना चाहिए। बड़ी सीरियस मिसाल दी है मैंने, शक्लें हंसी बना रहे हैं, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। अगर दो कमाने वाले हैं और दोनों की सेपरेट अर्निंग का लेवल है, तो ये फेयर होगा कि घर का खर्चा दोनों बराबर उठाएं? नहीं, फेयर नहीं है। तो इसी तरह से इस फैक्ट्री में 9.5 लाख खर्च करने के बाद ये दो प्रोडक्ट्स बने हैं, एक ज्यादा कमाता है, कम कमाता है, तो फेयर क्या होगा कि दोनों की कॉस्ट बराबर रख ली जाए। फिर किसको ज्यादा कॉस्ट देनी चाहिए? जो ज्यादा कमाता है। तो ये ताल्लुक आ गया सेल प्राइस का, क्योंकि जो ज्यादा कमा के लाएगा हमें इस कॉस्ट का ज्यादा हिस्सा उसको देना चाहिए। तो यूनिट्स की रेशो में बांटना अनफेयर है, जो जितना कमाएगा वो बांटना ज्यादा फेयर है। यहां तक इत्तेफाक है कि यहां तक भी नहीं? जी, तो महंगा तो है ना, रेयरली मिलता है तो क्या महंगा तो है ना। अच्छा, कितनी कॉस्ट लगती होगी इस पर? सेम लगती होगी। मैंने दोबारा कोशिश करता हूं, इन दोनों पे क्या बराबर कॉस्ट लग रही है? नहीं पता ना, क्योंकि कंबाइंड ये जो इस कमरे के अंदर ये 100 लोग बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल अलग अलग बता सकते हैं कि स्टूडेंट पे कितना खर्च हो रहा है। अब जो एसी के ज्यादा करीब बैठा हुआ है तो टेक्निकली तो उस पर ज्यादा बिजली का बिल लग रहा है। जिसका हुजूम ज्यादा है उसको ज्यादा जगह हवा पहुंच रही है तो ज्यादा उस पर बिल लग रहा है। जो सिंगल बस लग रही है इतनी बिजली, वजन से इस बेंच के जो डेप्रिसिएशन है, जिसका वजन ज्यादा है ये बेंच ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, जिसका वजन कम है डेप्रिशिएट कम हो रहा है। तो चूंकि कॉमन रिसोर्सेज हैं, कॉमन प्रोसेस से ये बने हैं, जो देखिए 9.5 लाख जो खर्चा है ये तो खैर कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है, लेकिन इनके प्रोसेस में जो ओवरहेड्स लगे हैं, जो लेबर ने काम किया है, उनमें से कितना ए और कितना बी के लिए नहीं पता ना। तो हमें खुद कोई ना कोई तरीका लगा के अलग करना पड़ेगा, या बस ये कह दें कि दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं, इसलिए अनफेयर है कि एक अगर महंगा बिकता है, एक ज्यादा कमा के देता है, दूसरा कम कमा के देता है, तो बराबर खर्चे बांटना इंसाफ नहीं है। नहीं समझ आ रही बात? क्या बात? ये भी फेयर नहीं है। बराबर बांट लें फेयर है, बराबर बांटना भी फेयर नहीं है। फिर क्या करें? जो सोच रहे बताओ ना, मैं डिस्कस कर रहा हूं इसी बात को। जी जी जी, ठीक है, हाँ जी जी जी, सही है, ठीक है। कैसे पता सेम कॉस्ट लगी हुई है? पर यूनिट सेम बनी हुई है कह रहे हैं आप। सेम की बात कर रहे हैं कि उस पूरे प्रोसेस में टोटल खर्चे कंबाइंड लगे हुए, या आप कह रहे हैं कि एक यूनिट बनाने में दोनों की बराबर कॉस्ट आई हुई है? क्या कह रहे हो? तो बेटे वो तो टोटल सब पे कंबाइंड लगे हुए ना, बिल्कुल ठीक है। पर यूनिट वो एक दोनों बराबर कॉस्ट कर रहे हैं पर यूनिट है। थोड़ा ऊंचा बोलना यार, मुझे डिस्कस कर रहा हूं तो मुझे आवाज नहीं आपकी आ रही। नहीं, सब किलो में नाप रहे हैं। अब आगे, मक्खन की पर यूनिट पर किलो कॉस्ट, लस्सी की पर किलो कॉस्ट सेम रखनी चाहिए, सेम रखनी चाहिए। यार ये जब आप लोग बातें आपस में शुरू कर देते हैं ना, ये इधर बोर्ड पीटने से ना, ये टाइम सारा, ये नॉर्मल लॉस भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस कह रहा हूं मैं इसको। ये टाइम का एबनॉर्मल लॉस है, वो भी कैपिटल लेटर वाला एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। देखें इस प्रोसेस में जो खर्चे आ रहे हैं, वर्कर्स की वेजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, रिपेयर मेंटेनेंस, सारे खर्चे हैं, ये सब कॉमन लग रहे हैं। कॉमन लगना खर्चे और बात है, और हर एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट सेम है, ये डिफरेंट बात है। आप तीनों चारों बहन भाई जो भी आपके घर में होंगे, एक घर में रहते हैं, घर का किराया, कॉमन खर्चे, बिजली का बिल, ये एक है। इवन के रोटी, आटे की बोरी, ये सभी कॉमन खर्चे हैं ना। लेकिन डज इट मीन के हर दोनों बहन भाई बराबर रोटियां खा रहे हैं? नहीं, फर्क होगा ना। तो हमें सारे खर्चों को इनमें ऐसे बांट देना कि हर एक की प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट बराबर निकले, ये अनफेयर है।
इससे ज्यादा सौदा नहीं मेरे पास बेचने को। तो अब अगर हम ऐसे करें तो ये अनफेयर बात है। अगर प्रोडक्ट बी बिकता ही 100 रुपए का होता, प्रोडक्ट ए 250 का बिकता होता, तो हम कहें कि प्रोडक्ट बी हमारा लॉस में जाता। नहीं, हमने तो खुद फालतू मेथड लगा के उसकी कॉस्ट बढ़ा दी। तो ये इंसाफ तो नहीं है यार। इसे इतनी अच्छी मैंने मिसाल दी थी कि एक ही घर में 2 भाई कमाने वाले हैं, एक कहीं मजदूर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी 15-20 साल एक्सपीरियंस वाला, तो वो भी महीने का 40-50 हजार कमाता होगा वो भी। तो क्या ये इंसाफ होगा कि दोनों की पर यूनिट कमाई कहा जाए कि तुम दोनों इतने कमा के लाओ? नहीं होगा ना। हम ये पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। तो यूनिट्स की रेशो में बांटने से ये एंड रिजल्ट निकल रहा है जो कि फेयर नहीं है। तो इसके लिए ज्यादा फेयर तरीका ये है कि हम इनकी इनकम देखें कि कौन कितना कमा के देगा। जो ज्यादा कमा के देगा उसको 9.5 लाख का ज्यादा हिस्सा चार्ज होना चाहिए, और जो कम कमा के देगा उसको कम हिस्सा चार्ज होना चाहिए। अब वो चार्ज पर यूनिट की रेशो में होना चाहिए? नहीं, ये भी गलत होगा। ये इसलिए गलत होगा कि बज़ाहिर ये महंगा है, लेकिन क्या पता इसके यूनिट्स बनते ही सिर्फ 1000 हों और इसके 40,000 यूनिट्स बनते हों। 9.5 लाख में इसके 1000 यूनिट्स बनेंगे, इसके 40,000 यूनिट्स बनेंगे। तो बज़ाहिर ये इससे महंगा बिक रहा है, लेकिन ये टोटल कमा के ही सिर्फ 8 लाख देगा। जबकि ये कितना कमा देगा? 40,000 लिखा मैंने, कैलकुलेटर से पूछने नहीं पता। तो 40,000 इंटू 200, तो ये ज्यादा कमा देगा। तो क्या 800-200 की रेशो में बांटना चाहिए? नहीं, 8 लाख और 80 लाख की रेशो में बांटना चाहिए। तो ज्यादा फेयर तरीका यह है कि इनको देखा जाए कि कौन कितना कमा के लाके देगा, और वो भी टोटल। क्योंकि अगर सिर्फ सेल प्राइस देखेंगे तो वो भी फेयर नहीं होगा, हमें यूनिट्स भी देखने पड़ेंगे। है जी यार, रिपीटर बात ना करें। वो अभी चीजें आस्ते आस्ते इंट्रोड्यूस करा रहा हूं ना, फिर वो सस्पेंस खराब हो जाता है। अच्छा, आप में से अगर को पहले पढ़ा हुआ है तो वो जब मैं चीजें इंट्रोड्यूस करा रहा होता हूँ वो सस्पेंस खराब ना किया करें। हाँ, जब एक टॉपिक पूरा पढ़ा दिया और अब उसमें आपके सवाल पूछने तो जरूर पूछा करें, लेकिन जब तक एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहा होता हूँ तो एडवांस बातें मत पूछा करो, तो सस्पेंस खराब हो जाता है सारा। 800-200 की रेशो में बांटना है या टोटल की रेशो? टोटल की रेशो। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि 9.5 लाख जो कि इनकर हो गई उसको बांटना है किस रेशो में? जो जितने पैसे लाके देगा। और अगर इतने का बेचने के लिए 10 रुपए कमीशन भी देने पड़ रहे हो तो वो भी कंसिडर होने चाहिए? नहीं। यानी फिर 800 इंटू 1000 के बजाय 790 इंटू 1000 होना चाहिए ना। इसी तरह ये 200 का जरूर बिकेगा, लेकिन बेचने के लिए 20 रुपए की कमीशन भी देनी पड़ेगी, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि 20 रुपए की कमीशन देनी पड़ेगी, बल्कि इसकी पैकिंग पे भी 10 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके बिकेगा। तो बेशक लिखने में बोलने में ये सेल वैल्यू की रेशो है, लेकिन करने में ये NRV है। यानी आपको सवाल में बेशक सेल वैल्यू लिखा मिल रहा होगा, हो सकता है आपको सवाल में लिखा मिले कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो यूनिट्स प्रोड्यूस की रेशो में एलोकेट करते हैं, तो बस ठीक है, यूनिट्स की रेशो में एलोकेट करते हैं। हो सकता है लिखा मिले कि सेल वैल्यू की रेशो में एलोकेट करते हैं, ठीक है, सेल वैल्यू की रेशो में एलोकेट करते हैं, लेकिन वो जो सेल वैल्यू कह रहे होंगे असल में वो NRV होगी। और NRV वही है जो आपको पहले सिखाई हुई है। क्या होती है NRV? सेल प्राइस जितने का बिकेगा माइनस जो भी होगा, माइनस जो भी खर्चा होगा, चाहे वो कॉस्ट टू फर्दर प्रोसेस हो,
कॉस्ट टू फर्दर प्रोसेस हो, चाहे वो कॉस्ट टू रिपेयर हो, चाहे वो कॉस्ट टू कंप्लीट हो, चाहे वो कॉस्ट टू सेल हो, वो सब माइनस होगा। अगर अभी करना है तो जो कुछ भी अभी मजीद करना है इसको बेचने के लिए वो माइनस होगा। जो हो चुका वो 9.5 लाख है, जो मजीद होना है वो इसमें से लेस होगा। तो ये एनआरवी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद ही तो बिकेगा 200 का। ये ज्यादा मुश्किलें आएंगी सालों में। अभी कॉन्सेप्चुअली हाँ, जो मजीद खर्चा आएगा वो भी माइनस होगा, क्योंकि वो खर्च करेंगे तो 200 का बिकेगा। अभी तो सिर्फ मैंने वहां अंग्रेजी लिखी है, अब सवाल लिखें। होमवर्क नहीं, क्लास वर्क के लिए। जी मुझसे रिक्वायर्ड है, मैं करूंगा। मैं कहते तो रजिस्टर पे कर देता हूं आके, मुझसे रिक्वायर्ड है, मैं करूंगा। डाटा वही पिछले वाला ही है, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। यानी वही 9.5 लाख है, वही 3,000 है, वही 5,000 है। पिछले सवाल वाला डाटा ही कंटिन्यू हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। सेल प्राइस पर यूनिट, ए की 300, बी की 250। सेल प्राइस पर यूनिट बताइए मैंने, 300 ए की है और 250 बी की है। कॉस्ट टू सेल ये भी पर यूनिट है, 10 रुपए और 5 रुपए, 10 और 5। हाँ जी, ए बी से पहले आएगा तो वो उसमें 10 लिख लें। अगर बाज़ औक़ात में इतना कॉम्प्लिकेटेड डाटा लिखा रहा होता हूँ कि वो इतना टेक्निकल हो जाता है कि 10 ए में है या बी में, तो 10 ए में है और 5 जो है वो बी में है रिस्पेक्टिवली। रिक्वायरमेंट यही है जो भी कर रहे थे, रिक्वायरमेंट वही सेम है कि पहले कॉस्ट एलोकेट कर लें और फिर कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें। तो किसकी रेशो में हमने अब बांटना होगा 9.5 लाख को? टोटल। तो टोटल एनआरवी ए की 3,000 इंटू 290 870 और बी 5,000 इंटू 245 12 25, ये बन गया 2095। इसकी रेशो में बांटना है। $9.50 में से ए के हिस्से में कितना? 9.50 को इस रेशो में बांटना है। 870 बाय 394511 और बी में जी 555,489। हाँ जी, अच्छा ये जो ऊपर ये नीला नीला काम किया ना, ये पिछले सवाल में भी कर सकता था, लेकिन वो आपको ज़बानी पता था। वरना पहले मैं 3,000 5,000 उसका टोटल 8,000 लिखता तो आपको पता था 8,000 होता है, इसलिए डायरेक्टली 3/8 कर लिया था। अदरवाइज तो ये कैलकुलेट करेंगे तो इसकी रेशो में ये बांटना है। अब 9.5 लाख के टुकड़े कर रही है। अब आगे कैसे? कॉस्ट पर यूनिट बना लेते हैं। ए को 394,511 डिवाइडेड बाय 3,000 131.5 और बी के लिए 55489 डिवाइडेड बाय 5,000 111.09। आगे क्या 09 से? ठीक है।
अच्छा, अभी मैंने एक बात ज़बानी बोली है, अगर ध्यान सुनी नहीं थी मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो एनआरवी है ना, इस एनआरवी निकालने के लिए सेल प्राइस में से वो सब माइनस होगा जो अभी होना है, उसमें इवन के फर्दर प्रोसेसिंग भी हो सकती है। मैंने भी लेक्चर के शुरू में जो मिसालें दी थी उसमें मैंने एक मिसाल ये दी थी कि जो कंपाउंड सी है वो फर्दर प्रोसेस होगा, उसके बाद बिकेगा। तो अब आपको उसकी सेल प्राइस फिर कंपाउंड सी की नहीं, पेंट की बताई होगी, तो फिर वो उतने का बेचने के लिए फर्दर प्रोसेस होगा तो बिकेगा ना। तो ये एनआरवी है, हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं उससे ऑनवर्ड जो भी खर्चा होना है वो माइनस होगा सेल प्राइस में से। तो एनआरवी, जो एनआरवी का ओरिजिनली कॉन्सेप्ट आपको समझाया ना, वही है सेल प्राइस माइनस जो खर्चा भी अभी होना है, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू रिपेयर, कॉस्ट टू कंप्लीट, ये सब माइनस करेंगे तो एनआरवी बनेगी। होमवर्क लिखें। अच्छा, अब ये प्रॉपर सवाल है, इसमें आपको ये 9.5 लाख नहीं दे रहा, ये खुद निकालना होगा। अच्छा, अगर ये 9.5 लाख खुद निकालना होता तो जैसे पहले सीखा था वैसे ही करते, तो वो सारा ईपी वगैरह, उसमें हम सारी कैलकुलेशंस के अंदर कंप्लीटेड यूनिट्स क्या ले रहे होते, कितने ले रहे होते? 8,000 क्वांटिटीज कैजुअल में आउटपुट 8,000, ईपी में कंप्लीटेड यूनिट्स 8,000, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए 8,000। तो क्योंकि वो सारी कैलकुलेशन में तो इकट्ठे ही हैं, वो तो एक बार 9.5 लाख निकलेगा तो तोड़ेंगे ना। 9.5 लाख तक पहुंचने के लिए जो कंप्लीटेड यूनिट्स लेने हैं वो कितने ले रहे होते हैं? 8,000 ले रहे होते हैं। चले सवाल लिखिए होमवर्क के लिए। पहली लाइन आपको आती है, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का डेटा है पहले। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स हैं। ये 70% कंप्लीट थे, 70%। कॉस्ट थी इनकी मटेरियल 120,000, कन्वर्जन 180,000। ये ओपनिंग हो गया। करंट पीरियड डाटा लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 8,10,000 रुपए, 810000। और ब्रैकेट में इसके यूनिट्स लिख लें 18,000, 18,000 यूनिट्स हैं। रिपीट कर रहा हूं, नहीं ट्रांसफर नहीं, पहला प्रोसेस है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई है, यूनिट्स इसमें मैंने कहे ब्रैकेट में 18,000, 18,000 यूनिट्स, और इसकी टोटल अमाउंट बताई है 8,10,000, 810000। कन्वर्जन कॉस्ट 750,000, 7.5 लाख। ये हो गए खर्चे। इसके बाद देखिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, और ये थे 75% कंप्लीट। और इंस्पेक्शन स्टेज 40%। नॉर्मल लॉस 5%। किसका होगा फिर कुछ नहीं बताया तो, एक्सपेक्टेड यूनिट्स का। और हैं जी, हाँ इनपुट का यानी एक्सपेक्टेड यूनिट्स का। और स्क्रैप वैल्यू, हाँ जी स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 10 रुपए पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। आउटपुट
आउटपुट जॉइंट प्रोडक्ट ए और बी बने, इतने इतने यूनिट्स, ए इतने का बिकता है 210, बी 415 का बिकता है। लेकिन ए तो बिक जाता है फॉरन कॉस्ट टू सेल खर्च करके, बी इतने का नहीं बिकता, बी पहले 60 रुपए खर्च करके फर्दर प्रोसेस होता है, फिर वो चीज 415 की बिकती है और 15 रुपए कॉस्ट टू सेल करने पड़ते हैं। तो बी की एनआरवी कैसे निकलेगी? दिस माइनस माइनस। वेटेड एवरेज मेथड है कॉस्टिंग का, वेटेड एवरेज मेथड है। अच्छा, अब जैसे 9.5 लाख दिया हुआ था, वो फिगर आपको नॉर्मल सवाल करके निकालनी पड़ेगी। उसमें कंप्लीटेड यूनिट्स कितने ले रहे होंगे? 17,500। एक बार जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकल आएगी, उसके साथ फिर वो सलूक करेंगे जो भी यहाँ किया था। रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट, यानी ए और बी की, ये रिक्वायर्ड है ये चीज, ए और बी की पर यूनिट कॉस्ट पूछी, ये करके आइएगा आप। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।